आईपीएल का लास्ट वीकेंड था और जो दोनों मैचेस हुए बहुत ही मजेदार थे। पहले मैच में तो खैर मुझे बहुत टेंशन था क्योंकि हमारी लॉयल्टीज सीएसके के साथ है, तो सीएसके का मैच जब भी होता है तो थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है और दूसरे मैच को हम बुरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो पहले मैच में तो थोड़ा टेंशन था, हालांकि धोनी ने टॉस जीत लिया और टॉस जीत के उसने जब पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया तो हमको लगा कि धोनी का डिसीजन तो अच्छा ही होगा। और जिस तरह से चेन्नई के ओपनर से शुरुआत की, उन्होंने तो मार काट मचानी शुरू कर दी और डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने आज गजब की बैटिंग की। और जैसा कि दिल्ली के विकेट के बारे में हम लोगों को पता है, वो बिल्कुल आज भी अपने नेचर के अगेंस्ट ही खेल रहा था, एकदम ऑपोजिट। और डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने बेहतरीन धुलाई की और 141 रन की पार्टनरशिप कर डाली। पहला विकेट 141 पे, दूसरा विकेट 195 पे और उसके बाद 195 पे ही डेवॉन कॉनवे भी आउट हो गया। 195 पे उसके पहले शिवम तो भी आउट हुआ था अल्टीमेटली। लेकिन आज जडेजा ने आगे बड़ी अच्छी बैटिंग की। जडेजा को शायद ये बत्ती लगी होगी पहले से कि वो रन नहीं बना रहा है बिल्कुल भी, तो आज उसने अच्छा 5-7 बॉलों में ही 25-26 रन बना दिए और टोटल 223 रन का स्कोर कर दिया। अब 20 ओवर में 223 का स्कोर, वो भी चेन्नई के सामने जहां धोनी कैप्टन हो, तो वहां तो किसी भी टीम के पसीने छूटना बिल्कुल बराबर लाजमी है। और वही हुआ। दिल्ली की शुरुआत जो हुई, पृथ्वी शॉ को समझ में ही नहीं आया कि उसको करना क्या है। पिछले मैच में वो धर्मशाला में अच्छी बैटिंग करके आया था और आज उसी हिसाब से उसने बल्ला घुमाया, लेकिन अपने अंबाती रायडू ने अच्छा कैच पकड़ लिया। और अंबाती रायडू वो सिर्फ धोनी की वजह से सीएसके की टीम में है, तो वो उसको तो निकाल देना चाहिए। धोनी से मुझे शिकायत है कि अंबाती रायडू की जगह किसी दूसरों के लेके आओ। खैर जो भी है, दीपक चाहर ने कमर तोड़ दी इनकी दिल्ली की और इसने देशपांडे ने भी अच्छी बॉलिंग की। और फिर एक बेचारा वार्नर ही लगा रहा। वार्नर मेरा फेवरेट बैट्समैन है। वार्नर ने कुछ भी वो सैंड पेपर गेट वगैरह किया हो, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है एज अ बैट्समैन, वो काफी अच्छा है। और मतलब आरसीबी के अगेंस्ट तो उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बहुत ज्यादा दिखाई थी। जब ये डीके ने बेईमानी की थी अपने दिनेश कार्तिक ने, जब ये रन आउट से बचने के लिए इसने विकेट कवर कर लिया था, लेकिन डेविड वार्नर चाहता तो बहुत आसानी से उसको अपील करके आउट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इसीलिए शायद फेयर प्ले अवार्ड में डीसी काफी ऊपर चल रही है वार्नर के उसी डिसीजन की वजह से। तो खैर कमिंग बैक टू द मैच, वार्नर ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो बेचारा अकेला ही करता रहा क्योंकि उसके अलावा और किसी ने भी नहीं की। और आज तो अक्षर पटेल से भी बैटिंग ज्यादा नहीं हो पाई, वो 15 रन पे आउट हो गया। तीक्षणा क्या और पथिराना क्या, सभी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, किसी की भी पिटाई नहीं हुई सिवाय जडेजा की। और वो जडेजा असल में हत्थे चढ़ गया वार्नर के। तो 4 ओवर में जडेजा ने 50 रन दिए और धोनी ने बाद में जडेजा की क्लास भी ली। अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो धोनी के मैनरिज्म से समझ में आ रहा था कि वो जडेजा की अच्छी क्लास ले रहा है। जडेजा की सिट्टी पिट्टी गुम थी, क्योंकि वो जिस तरह से धोनी चाहता था उस तरह से उसने बॉल नहीं की। आपने बीच में अगर सुना हो तो मैच के दौरान भी धोनी की आवाज आ रही थी कि ऐसे बॉल डाल, वैसे बॉल डाल। एक चीज बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं मुझे पता नहीं, पहले 2 मैच के बाद से सीएसके के किसी भी बॉलर ने ओवरस्टेप करके नो बॉल नहीं डाली है। जो धोनी ने धमकी दी थी उसके बाद से एक भी किसी भी बॉलर ने नो बॉल नहीं डाली है। एक आध शायद ओवर वेस्ट हाइट की वजह से शायद नो बॉल हुई है पथिराना की, अदरवाइज ओवरस्टेप करके एक भी नो बॉल नहीं हुई। तो ये डिसिप्लिन है जो ये सीएसके के बच्चे कर सकते हैं, तो बाकी टीमें क्यों नहीं कर सकती हैं? बाकी टीमों के कोचेस को और कप्तानों को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। तो ये नो बॉल से तो मैच सीधे सीधे कोई भी टीम हार जाती है, और क्रूशल टाइम पे अगर नो बॉल कर दी तो फिर तो कबाड़ा हो ही जाता है, जैसा राजस्थान रॉयल्स अभी भुगत रहे हैं। वो जो संदीप से शर्मा ने नो बॉल फेंकी थी तो इसके एसआरएच के अगेंस्ट। तो खैर सीएसके जीत गई, हम तो बहुत खुश हैं, आप सब भी बहुत खुश होंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे मैच की। दूसरे मैच में कृणाल पंड्या की भी सिट्टी पुट्टी शुरू से ही गुम थी, क्योंकि केकेआर के पास देखिए लूज करने के लिए कुछ नहीं था। केकेआर तो वैसे ही 10 पॉइंट पे थे, तो वो जीत भी जाते मैच में तो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने प्राइड के लिए खेल रहे थे और होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, तो उनको ये था कि भाई जीत जाए तो अच्छा है। लेकिन एलएसजी का तो क्वालिफिकेशन डिपेंड करता था और एलएसजी ने
एलएसजी की पहले बैटिंग आ गई, जो कि मतलब सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। कोलकाता के सामने पहले बैटिंग करना, और उसमें भी ये हुआ कि आज इन लोगों ने इतनी खराब बैटिंग की, मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। शुरू में इनके बल्ले पे ही बिल्कुल बॉल नहीं आ रही थी। क्विंटन डीकॉक बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, और एक तो ये ओपनर पता नहीं कहां से वो करण शर्मा को पकड़ के लाई। ये लोग क्या क्या सिलेक्शन करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में वो करण शर्मा कौन है ये, उसके बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी, उसके चक्कर में ही क्विंटन डीकॉक भी प्रेशर में आ जाता है। वो पहले मैच में भी यही हुआ था, क्विंटन डीकॉक को दूसरे बैट्समैन ने पागल कर दिया था, और 73 रन पे इनके 5 विकेट हो गए। और तब जाके निकोलस पूरन और इसने आयुष बदोनी ने कुछ संभाला। लेकिन आयुष बदोनी को मुझे बहुत उससे शिकायत है। एक यंग लड़का होते हुए 2 बार ऐसा सिचुएशन आया कि जब निकोलस पूरन रन के लिए जाना चाहता था और आयुष बदोनी ने मना कर दिया। और उस बात पे अगर आप लोगों ने देखा हो, निकोलस पूरन ने उसको वहीं ग्राउंड पे ही डांट भी लगाई। डांट लगाई मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि ही वॉज नॉट हैप्पी विद आयुष बदोनी, क्योंकि वो रन लेने चाहिए थे। अगर आप जैसे आयुष बदोनी के बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी, नहीं पड़ रहा है, या उसको स्पिन समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपको सिंगल्स तो लेने चाहिए ना, और जब फिर पागलों की तरह रन भागना चाहिए। विकेट के बीच में आप पागलों की तरह भागो, जिससे फील्डिंग टीम के ऊपर कुछ प्रेशर आए। लेकिन वो रन भी नहीं भाग रहा है और बल्ले में बॉल आ नहीं रही। अल्टीमेटली किसी तरह से उसने 21 बॉल में 25 रन बना के वो आउट हुआ। और निकोलस पूरन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। इस पूरे सीजन में निकोलस पूरन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, और उसने 33 बॉल में कुछ 58 रन बनाए। उसकी वजह से जाके इन लोगों का 176 स्कोर हुआ। और बाद में जब ये पंजाब की केकेआर की बैटिंग शुरू हुई, तो जेसन रॉय बहुत अच्छा खेल रहा था। 25 बॉल में उसने 45 रन बनाए, और वो जब आउट हुआ तो उसको तो देख के मुझे बड़ी हंसी आई। वो इतना नाराज था और इतनी गाली गलौज करते हुआ गया है। और लेकिन यह है कि वो गाली गलौज खुद को ही दे रहा था शायद वो, क्योंकि और तो कोई रीजन था नहीं। बॉल हल्की सी लो रह गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी था। आज ये केकेआर वाले सारे बहुत डिटरमिन्ड थे। केकेआर ने लेकिन इतनी बड़ी गलती की, जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो ये पागल ने, इसने नीतीश राणा ने क्या किया। नीतीश राणा एक्चुअली क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट जो लिया है सुयश शर्मा को, वो तो चंदू पंडित ने भेजा होगा, क्योंकि नीतीश राणा तो ग्राउंड में कैप्टेंसी कर रहा था। सब्स्टिट्यूट लेने का डिसीजन तो कोच का होगा। वो सुयश राणा को भेजने का क्या मतलब था, जबकि हर्षित राणा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 3 ओवर इतने अच्छे फेंके थे, उसने विकेट भी लिया और बहुत ही कंट्रोल में बॉलिंग कर रहा था। वो बहुत अच्छा बॉलर है, और उसको बाहर भेज के और आपने सुयश शर्मा को ले लिया। उसके पहले ओवर में 12 रन पिटे, और उसके बाद क्या हुआ, आपको लास्ट ओवर रसेल से करवाना पड़ा। रसेल ने लास्ट ओवर में 12 रन दिए, जो कृष्णप्पा गौतम ने आके 1 छक्का और 1 चौका लगाया। और एक्चुअली वही ओवर इन लोगों की हार का कारण बना, क्योंकि बाद में इन लोगों के 115 रन पे 5 विकेट हो गए थे, और इनको 30 बॉलों के अंदर 62-63 रन बनाने थे, जब रिंकू सिंह खेल रहा था। और उसके साथ कौन था मुझे याद नहीं है, लेकिन रिंकू सिंह ने क्या गजब की बैटिंग की है। वो भी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड बैट्समैन है। इस सीजन में तो वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है। अब मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगले ऑक्शन में रिंकू सिंह भी 10 करोड़ में जाने वाला है, और जाना भी चाहिए जिस तरह की बैटिंग वो कर रहा है। और अगर ऐसी ही करता रहा, अगर उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, तो वो डिजर्व भी करता है, और उसको वो काफी टीमें उसके पीछे पड़ेंगी। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग उसने की, और आखिरी में तो ये हालत हो गई थी कि सबकी शक्ल देखने लायक थी। क्या गौतम गंभीर, क्या क्विंटन डीकॉक, और क्या कृणाल पांड्या। और आखिरी ओवर में जो 3 बॉलों पे 19 रन बनाने थे, और यश ठाकुर ने एक नो बॉल वाइड बॉल फेंक दी, तो 3 ओवर में 18। तब तो बिल्कुल ये लग रहा था, और उसमें से भी पहली बॉल पे रिंकू सिंह ने छक्का मार दिया, तो 2 बॉलों में 12 रन बनाने थे उनको। और बिल्कुल ये लग रहा था कि अब तो ये रिंकू सिंह वही रिपीट कर देगा गुजरात वाले मैच का जो लास्ट ओवर था। लेकिन और उसमें भी देखिए, बॉलर का नाम यश ही था। आज भी यश ही था, उस मैच में भी यश ही था। तो उसमें यश की बॉल पे 5 छक्के मारे थे। आज भी लास्ट ओवर में यश बॉलिंग कर रहा था, और इनको 3 छक्के चाहिए थे। तो मुझे तो लग रहा था कि ऐसा ना हो 3 छक्के जड़ दे, हालांकि ऐसा हर रोज नहीं होता है। तो यश ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लास्ट ओवर अच्छा डाला उसने। और वो जो वाइड भी उसने की है, वो एक्चुअली टेक्टिकल थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। तो
वो ट्राई कर रहा था कि उसके आर्क में नहीं देना है बॉल, इसलिए वो वाइड हो रही थी, तो उसमें मतलब वो जानबूझ के वाइड की गई थी बॉल। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलत बॉल की है। बहुत अच्छा मैच हुआ और फाइनली गौतम गंभीर की टीम 1 रन से मैच जीत के क्वालिफाई कर गई। अब ये इनके लिए तो एक तो मॉरल विक्ट्री ये है कि ये पहले क्वालिफाई कर गए और आरसीबी ने क्वालिफाई नहीं किया है। अब अगर कल के दो जो मैचेस हैं, मुंबई और एसआरएच और आरसीबी और जीटी, अब अगर आरसीबी देखिए अगर हार गई मैच और मुंबई जीत गई तो मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर आरसीबी जीत गई जीटी से, जो कि बहुत मुश्किल काम है, अब मुझे लगता है प्रैक्टिकली कल आरसीबी शायद बाहर हो जाएगी। और अगर कहीं गलती से आरसीबी ने मैच जीत लिया और ये क्वालिफाई कर गए तो क्वालिफायर में इनका मैच होगा लखनऊ से, वो और एक भयंकर डायनामाइट टाइप का मैच होगा। उसमें फिर गौतम गंभीर और विराट कोहली आमने सामने आएंगे। तो अब देखते हैं, विराट कोहली ने अभी तक तो बहुत अच्छी बैटिंग की है। मेरा यही कहना है कि ये आईपीएल में हमेशा पहले तो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, उसके बाद जब मौका आता है तब ये सारे ढेर हो जाते हैं। आरसीबी के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब कल जब इनको जीतना है तो ये ढेर हो जाएंगे। देखते हैं, अगर ढेर नहीं हुए तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा और फिर देखते हैं कौन पहुंचता है चौथा क्वालिफायर। मिलेंगे आपसे कल मैच के बाद। थैंक यू सो मच।